है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी बेरी। चिंता रहित खेलना खाना और फिरना निर्भय स्वच्छंद, कैसे भूला जा सकता है बचपन का वो अतुलित आनंद। जी हाँ, जब हमने और आपने स्कूल में ये कविता सुभद्रा कुमारी चौहान की पढ़ी थी, तब हमें अपने बचपन का मोल शायद नहीं पता था, जो आज बड़े होने के बाद हम उसका मोल समझ पाते हैं। मैं जबलपुर में हूँ और जबलपुर से बहुत गहरा नाता रहा है सुभद्रा कुमारी चौहान का। संजय सिन्हा आपके पास हर बार कुछ नया लेकर आते हैं। आज बातों बातों की जो श्रृंखला हमारे सामने जो है, जो शख्सियत उसमें आपसे मिलने जा रही है, जिससे आपकी मुलाकात मैं कराने जा रहा हूँ, बेहद ख़ास हैं बच्चों के डॉक्टर, पर बहुत ही शानदार लेखक हैं और उन्होंने बहुत ही शानदार किताब लिखी है बच्चों की। आपको आज उनसे मैं मिलवाने जा रहा हूँ और जो कहते हैं कि उनसे मिलने के बाद आपको बचपन में जो मिट्टी खाई, चौक खाया, सब कुछ याद आएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान की उसी कविता की एक लाइन ये भी है कि माओ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी। माओ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने आई थी। नमस्कार, मैं संजय सिन्हा। आसमान में अनगिनत सितारे हैं, मैं उन सितारों की कहानी लेकर आपके पास नहीं आता। सिनेमा के संसार में भी बहुत सारे सितारे हैं, पर संजय सिन्हा कहानी लेकर आते हैं उन सितारों की जो हमारे आपके बीच मौजूद रहते हैं और अपनी चमक से समाज को, देश को, दुनिया को और मानवता को रोशन करते हैं। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर पी.के. मेहता। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार भैया, नमस्कार। डॉक्टर साहब, वैसे तो आप बच्चों के डॉक्टर हैं और जबलपुर शहर में मैं जितने भी लोगों से मिलता हूँ, उसने या तो अपना इलाज करवाया होगा या अपने बच्चों का इलाज करवाया होगा। आप इस प्रैक्टिस में हैं, आपने बच्चों के डॉक्टर बनना ही क्यों चुना था? बचपन से बड़ी तमन्ना थी। मेरे चाचा जी भी डॉक्टर थे, तो मेरे को बच्चों से विशेष लगाव था। उनकी मुस्कान, उनकी निश्चल देख करके मन खुश हो जाता है। कितनी भी थकान हो, कितना भी परेशानी हो, लेकिन एक बार मुस्कुराते हुए बच्चे को आप देख लें तो बस जी खुश हो जाता है। इसलिए बड़ी हसरत थी कि बच्चों के डॉक्टर बनूं। और जो हमारे गुरुजी थे, उनको देख करके, और वो भी एक प्रेरणा पुंज थे कि जिनको देखकर ये सोचा कि भाई उनके नक्शे कदम पे चला जाए तो ज़्यादा बेहतर रहे। आपके गुरुजी का नाम लेना चाहेंगे आप? हाँ हाँ, अरे क्यों नहीं भैया। वो सूरज हैं और हम उनके सामने एक दिए हैं। अरे क्या बात है, ये बड़प्पन है आपके। हाँ, वो गुरुजी हैं, उनका नाम है डॉक्टर के कौल। डॉक्टर के कौल जी। पूरा शहर बल्कि पूरा देश उनको जानता है। बिल्कुल, और वो भी बच्चों के डॉक्टर के रूप में जाने जाते हैं। और आपके गुरु रहे हैं वो। गुरुजी हमारे, बिल्कुल गुरुजी। आज हम जिस जगह पे हैं केवल उन्हीं की दम पे है। उन्हीं का टेका हमारे पीछे आज भी लगा हुआ है। उनके दम पे हम खड़े हुए हैं। ऐसा शिष्य हो जो गुरु को याद करे। आजकल के ज़माने में तो लोग गुरु को भूल जाते हैं नहीं, और कहा जाता है कि गुरु को छोड़ करके शिष्य चले जाए, चीनी बनकर आगे बढ़ जाते हैं। पर मैं हमेशा आपसे जब भी मिलता हूँ, मैं देखता हूँ कि आप उनको याद करते हुए बहुत सहृदय, बहुत विनम्रता से आप उनको याद करते हैं। वो इस लायक ही है भैया। इस लायक, वैसे उनके बारे में कुछ कहना सूरज को दिया दिखाना है। वो खुद ही एक रोशन चीज़ है। डॉक्टर साहब, आप बच्चों के डॉक्टर हैं और आपके पास बच्चे आते हैं दिखलाने के लिए। मैं बहुत बार आपकी क्लिनिक पर भी आया हूँ और मैं देखता हूँ बच्चे आते हैं, रोते हुए, मुस्कुराते हुए जाते हैं। ये सब ईश्वर की कृपा है, इसमें हमारा कोई विशेष रोल नहीं है। सब ईश्वर की कृपा है, सब ईश्वर ही के हाथ में है। डॉक्टर साहब, आप बहुत बिजी रहते हैं। सुबह भी आप क्लिनिक में होते हैं, शाम को भी देर रात तक आप क्लिनिक में रहते हैं। मेरा एक सवाल है आपसे कि आपने एक किताब लिखी, एक योर बंडल ऑफ जॉय, ये वाली किताब, ये डॉक्टर साहब ने किताब लिखी है। ये आपने इतना वक्त कैसे निकाला इसको लिखने के लिए? इसका वक्त की इसके बारे में भी एक छोटी सी जानकारी मैं आपको दे दूँ। करीब 30-40 साल पहले जब माँ पिताजी लोग सवाल पूछते हैं, हम उसका जवाब देते हैं। तो एक 30-35 साल हो गए होंगे, पता नहीं वो कौन माँ थी, अब उसके बारे में तो हमको मेरे कोई जानकारी नहीं है। लेकिन उसने बोला कि ये जो आप बोलते हैं इसको आप लिख क्यों नहीं देते। मैं एकदम सन्न रह गया, मेरे को समझ में आने गया, क्योंकि मैंने कभी कोई लेख, आलेख, कोई कविता, कभी कुछ नहीं लिखा। तो मैं थोड़ा सा घबराया सा। मैंने सोचा कि मैं उसके सामने तो सन्न रह गया फिर, लेकिन वो एक बीज मेरे मन में बैठ गया कि कुछ हो सकता है। तो फिर एक बार मैं अपने बेटे के पास गया, वहाँ मेरे पास बहुत खाली वक्त था। तो मैंने सोचा चलो इसको कुछ
जो मेरे मन में बातें थी उनको मैंने लिखा। फिर जब मैंने उसको लिख के शुरू किया तो उसका समय समझ लीजिए कि पिछले, जब किताब लिखने से पिछले 4 साल पहले से मैं अपनी पत्नी का शुक्रगुजार हूँ, जिसके हर इतवार मैंने, किसी इतवार को, उसके पहले हम लोग, मैं, मेरा दोस्त, सब लोग मिलके पिक्चर जाया करते थे। इतवार की शाम को घूमते एक पिक्चर देखा, किसी होटल में खाना खाया और घर आ जाते थे। तो लगभग 3 साल लगभग हर इतवार, क्योंकि ये काम किया, काम करने के बाद में फिर इतनी थकान हो जाती थी कि हिम्मत ही नहीं रहती थी। तो फिर उसके बाद में हर इतवार, समझ लीजिए उसके 3 साल तक हर इतवार का मैंने का हनन किया, उनको चुराया और फिर ये किताब का रूप लिया। ये आपका अफसोस है? नहीं, अफसोस तो कह सकते हैं, अफसोस भी कह सकते हैं, क्योंकि वो हमेशा ही कहती थी कि देखो इस ज़माने में अब ये गूगल का ज़माना है, तुम्हारी किताब कोई नहीं पढ़ेगा। लेकिन कुछ लोगों ने पढ़ी, कुछ लोगों ने नहीं भी पढ़ी। लेकिन एक चीज़ की हमको, ये मेरे मन की हसरत थी जो पूरी हो गई। लेकिन कुछ लोगों ने पढ़ी, कुछ लोगों ने नहीं भी पढ़ी। लेकिन जो मैसेज मैं पियर्स करना चाहता था, जो मैसेज मैं देना चाहता था, वो मैसेज पूरी हद तक नहीं गया। काफ़ी कुछ गया लेकिन पूरी हद तक नहीं गया। मतलब जिन लोगों ने किताब पढ़ी या ने खरीदी या जिनको मैंने गिफ्ट भी करी, लेकिन उनके बाद में उनने वही सवाल पूछे जो इसमें ऑलरेडी लिखे हुए थे। डॉक्टर साहब, ये किताब मैंने पढ़ी है, आपकी पूरी किताब, और आपने मैं आपको वैसे बताना चाहता हूँ कि ये किताब जो है सो अपने आप में एक महाग्रंथ है उनके लिए जो सही मायने में मम्मी और पापा बनना चाहते हैं या मम्मी पापा बनने जा रहे हैं। जब मेरी शादी हुई थी तो आप ये देखिए कि मैं तो दिल्ली में था, कितना इग्नोर था, कितना मतलब इन सब बातों से मतलब बेखबर था कि मेरी वाइफ को लेबर पेन हो रहा था और मैं उसे पुदीन हरा पिला रहा था। मुझे लग रहा था पेट खराब है, उसका पेट में गैस बन रही होगी। तो ये जो किताब पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि कोई भी बच्चे, कोई भी मतलब जो यंग कपल हैं वो माँ बाप बनने जा रहे हो तो किताब उनको ज़रूर पढ़नी चाहिए। तो बहुत इस पर बात करूँगा थोड़ी सी मैं, क्योंकि इसमें आपने बहुत छोटी छोटी चीज़ों का भी बहुत गंभीरता से जिक्र किया है कि बच्चे जब छोटा बच्चा जब पैदा, कब दूध पिलाना चाहिए, कितना दूध पिलाना चाहिए, कैसे दूध पिलाना चाहिए, इन सब चीज़ों की आपने चर्चा की है। थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब करेंगे आप? इस पे तो अपने को जो सामान्य भ्रांतियां हैं अपने मन में, जैसे मदर्स फीड को लेकर के है, मतलब माँ का दूध बच्चे के लिए अमृत है। अपने वेदों में भी कहा गया है, स्निग्धम स्तनपानम शिशु आरोग्य वर्धनम। मतलब प्यार से, स्नेह से पिलाए हुए दूध की इस दुनिया में कोई कीमत नहीं है। अपन ने बचपन से सुना है कि माँ की दूध की कीमत कोई अदा नहीं कर सकता। कितना ही बड़ा रईस हो, कितना ही बड़ा इंसान हो, लेकिन माँ के दूध की कीमत कोई अदा नहीं कर सकता। अमृत है वो उसके लिए। अपना जो इंसानी दिमाग है नकल मारने में बड़ा मास्टर है। उसने किस चीज़ की नकल नहीं बनाई, हर चीज़ की नकल बनाई, लेकिन 2 चीज़ों की नकल आज तक नहीं बन पाई, एक मदर्स मिल्क और दूसरा इंसानी खून। अगर हमें अगर चाहिए है, हमको किसी को देना है तो किसी इंसान से ही लेके देना पड़ेगा, वो बाज़ार में मिलता नहीं है। क्या बात है, क्या बात है। जी। तो इसको लेकर के मतलब माँ का दूध बच्चे के लिए अमृत है। पहले से ही माँ को ये मूड बना लेना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कि भैया हमको केवल यही पिलाना है और यही पिलाना है। अब सोचिए, ईश्वर की दया से सबके पास थोड़ा बहुत अब धन आ गया है, थोड़ा बहुत, लेकिन एक गरीब माँ जिसके पास इस दूध का कोई विकल्प नहीं है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक पढ़ी लिखी माँ ज़बरदस्ती अपना दिमाग लगाती है कि दूध कम तो नहीं हो रहा है, बच्चे को पूरा तो नहीं पड़ रहा है। ये ख्याल अपने दिल से बिल्कुल निकाल दें। मस्त रहें मस्ती में, आग लगे बस्ती में, क्या बात, डट के खाएं, खुश रहें और दूध पिलाएं। आपने लिखा है इसमें, मैं पढ़ रहा था इसको, मैं पढ़ा हूँ काफ़ी, मतलब अच्छे से समझा हूँ इसको। आपने लिखा है कि अगर महिला जो है वो हर 3 घंटे में अपने बच्चे को चाहती है कुछ खिला दें, आपने लिखा है कि नहीं, उसको नेचुरली उसको डिमांड करने दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो जो बच्चा जब खाना चाहे, जितना खाना चाहे और जो खाना चाहे, उसको खुशी खुशी खाने दीजिए। ज़बरदस्ती उसके पीछे कटोरा लेके दौड़ने का कोई मतलब नहीं है। ये सरासर पाप है, अन्याय है। फोर्स फीडिंग इज़ ए क्राइम, है ना। इसको किसी क्राइम की संज्ञा देना भी अतिशयोक्ति नहीं है, वाकई क्राइम है। अब सोचिए, न्यू बॉर्न, आज जो बच्चा पैदा हुआ है वो अपनी भूख समझता है। उसको मालूम है कि हमें कब पीना है और कितना पीना है। मान लो अगर वो रात को 4 बजे दूध मांगे, दिन को 10 बजे मांगे, शाम को 6 बजे मांगे, जब भी वो दूध मांगता है, बॉडी कितनी रिक्वायरमेंट, हाँ वो रिक्वायरमेंट है, वो समझता है। जब उसको दूध पीना रहता है, बिल्कुल छोटा बच्चा, मतलब हाँ, न्यू बॉर्न, वो भी जानता है कि हमें कब पीना है और हम उसके हिसाब से चलते हैं। तब हम अपने हिसाब से नहीं चलते कि अभी 8 बजे है, तुम 5 मिनट दूध पी लो, फिर नहीं देंगे। तो कई माएँ कहती हैं कि मेरा दूध ही कम आ रहा था इसलिए मैंने बाहर का मिल्क पिला दिया। नहीं, ये सोचना गलत है।
ये सोचना सरासर गलत है। वो डिमांड एंड सप्लाई प्रोसेस है। जब मैसेज जाएगा कि भैया मिल्क बनाओ तो मिल्क बनेगा, अगर हम नहीं पिलाएंगे तो दूध नहीं बनेगा। ये बात डिमांड एंड सप्लाई कई प्रोसेस है। महिलाओं को फिगर को लेकर भी कॉन्शियस होती हैं, ऐसा भी इसका भी कोई फर्क पड़ता है क्या वास्तव में? नहीं, इसका ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर अपन बराबर प्रिकॉशंस लें तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किस तरह का प्रिकॉशन? प्रिकॉशन उसको सपोर्ट, मतलब जब मिल्क फिल इन रहता है तो उसको बराबर ब्रेस्ट को सपोर्ट देना चाहिए। अदरवाइज विथ वेट जो अपने स्किन में जो इलास्टिन फाइबर रहते हैं वो रप्चर हो सकते हैं। इसलिए अगर अपन बराबर सपोर्ट दें उसको तो फिर कोई इशू नहीं है। और फिर बच्चे के आगे क्या फिगर है। अच्छा, दूसरा एक सवाल है, कब तक दूध पिलाना चाहिए? वैसे 1 साल की उम्र तक तो डेफिनेटली पिलाना चाहिए, कोई उसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है। लेकिन उसके बाद में भी अगर बच्चा मतलब अगर अपने को लगता है, मदर को लगता है कि सफिशिएंट वॉल्यूम में है तो 1.5 से 2 साल तक उसको पिलाया जाना चाहिए। लेकिन केवल उसके साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए कि बस उसको पीना है पिला दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत छोटे छोटे सवाल हैं किताब से संबंधित, किताब के मतलब चूंकि मैं पढ़ता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, मैं हर बार कुछ नया मिलता है। जैसे कि जब मेरा भी बेबी हुआ तो हमने अपनी मतलब देखिए पुराने ज़माने में क्या था डॉक्टर साहब, घर में दादी होती थी, नानी होती थी, तो वो बच्चों को नेचुरली अपने मतलब खानदानी जो उनको मिला होता था गुण उससे करते थे। हम लोग दिल्ली में थे, हम 2 लोग थे बस, हमारे घर में कोई ऐसा बुजुर्ग नहीं था, कोई जानकारी नहीं थी। किसी ने बताया कि बच्चा जब दूध पी उसको डकार लेना चाहिए और पीछे उसको, आपने इसका भी जिक्र किया। हाँ, बहुत इसका को थोड़ा सा बताएंगे संक्षेप में? देखिए, डकार दिलाना बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि अपन सबसे ज़रूरी चीज़ जब तक डकार ना आए तब तक ना सुलाएं, चाहे दिन हो चाहे रात हो। क्या इम्पैक्ट है उसका? हाँ, क्योंकि और दूसरा जो एक तो ये तो डकार दिलाना, दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अपना बच्चा जो है भूख से रोने ना पाए उसको पहले ही दूध पिला दें। जैसे वो ऐसा सिग्नल मारता है वो सिग्नल कैच करिए और उसको दूध पिला दीजिए। क्योंकि अगर हम एक बार उसके रोने तक रुक जाते हैं तो फिर बेचारा बहुत भूखा हो जाता है और फिर घबराहट में गुटक 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 दूध पीता है। अपन लोग महसूस कर सकते हैं अपन लोग महसूस कर सकते हैं कि हर बार दूध पीने में उसके पेट में दूध के साथ में हवा जा रही है, तो कुछ एयर तो डकार में निकल जाती है, फिर भी काफ़ी एयर बच जाती है। तो अपना सिंपल फिजिक्स है, उस एयर कॉलम के ऊपर जो मिल्क कॉलम रहता है, एयर बाहर आती है, उसके साथ ही दूध बाहर आ जाता है। अगर कम एयर रहेगी तो वो मुंह से आएगा और ज़्यादा एयर रहेगी तो मुंह नाक दोनों से आ जाएगा। तो उसमें एकदम घबरा बेचारा सफोकेट टाइप हो जाता है बच्चा। अब अगर ये एयर ऊपर से नहीं निकली तो नेचुरली वो एयर नीचे पेट में चली जाती है, उससे पेट से गुड़ गुड़ की आवाज़ आती है, पेट फूल जाता है और वो बेचारा अब जब वो एयर जाके कहीं इंटेस्टाइन्स में ट्रैप होती है तो वो उसको निकालने के लिए ऐसे कांख तक कूलता है, दोनों पैर उठाता है बेचारा, वो वहाँ रोल होता है, वो यहाँ रोल होता है। एक डॉक्टर साहब थोड़ा व्यक्तिगत सवाल पूछ रहा हूँ आपसे कि जब आपकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, आप पापा बनने वाले थे, हाँ। तो क्या आप अपनी वाइफ को भी एज ए डॉक्टर गाइड करते थे सब कुछ, या उनको अपनी सास और नहीं, वो तो उनको सब सास से ही था वो तो, क्योंकि घर में जो लोग होते हैं वो अपने डॉक्टर को उनकी वैल्यू नहीं करते। तुम्हारा क्या है? वो तो हमारी माँ भी थी, हमारी सासू माँ भी थी, वो नेचुरल जो ज्ञान था वही था, ट्रेडिशनल ज्ञान था, ट्रेडिशनल ज्ञान था। हमारा उसमें कोई रोल नहीं। आप नहीं बताते थे कि इसको ऐसे करो, बच्चा हो गया? नहीं, हम बताते थे उनको, वाइफ को ही बताते थे। सुनती थी वो? लेकिन नहीं सुनती है। आप जानते ही हैं, हर पत्नी अपने पति को सबसे बड़ा नाकारा समझती है। क्या बात है। सक्सेसफुल डॉक्टर है वो सक्सेसफुल शेयर के लिए है, पत्नी के लिए तो एक पति है। तो पत्नी की कोई शिकायत नहीं किया आपसे डॉक्टर? अरे वो तो इसीलिए उसने बेटे को डॉक्टर नहीं बनाया। अच्छा, आपके बेटे को डॉक्टर क्यों नहीं बनाया, जरा बताएंगे? उसको यही था कि तुम तो यहाँ वहाँ लगे रहते हो, तुमको बच्चे की फुर्सत नहीं, हमारे लिए और बच्चे के लिए कोई फुर्सत ही नहीं है। बच्चों को सामान्य तौर पर क्या शिकायत होती है, क्या बीमारी होती है जो छोटे बच्चे होते हैं? देखिए, सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो है वो है सर्दी खांसी बुखार, ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम है। दूसरा कॉमन प्रॉब्लम है उल्टी दस्त। ये बेसिकली मतलब समझ लीजिए ये मेन प्रॉब्लम है जो डे टू डे प्रॉब्लम्स हैं। ये जब हम लोग छोटे थे तो मैं तो मतलब पर्सनली मैं अपने बारे में बता रहा हूँ कि छुप कर मैं चौक खाया करता था। स्कूल में जो चौक होते हैं ना, उसको खाता था, पता नहीं क्यों बड़ा सोंधा सा लगता था, अच्छा लगता था। और मिट्टी भी खा कर आते थे हम तो, जब छोटे थे हम लोग हाथ वाथ भी नहीं धोते थे और मिट्टी भी खा कर आते, छुपाते थे। आप तो जबलपुर में बैठे हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान की नगरी है ये,
और उन्होंने एक वो बच्चों की मतलब कविता भी लिखी है, मेरा नया जीवन या नया बचपन पे, उसमें मैं जो आपने सुनी सुनी हाँ, कविता उनकी बहुत फेमस लाइन है वो कि माँ वो कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुंह में लिए कुछ हाथ में लिए, मुझे खिलाने आई थी। तो बच्ची जो है मिट्टी लेकर आई है और माँ खुश हो रही है। आजकल की माएँ जो है सो बच्चों को तो छूने नहीं देती है, हाँ, छूने नहीं देता ना, ये गलत है, ये गलत है। सब मतलब बच्चे को अपनी स्टाइल से जीने देना चाहिए। अब जैसे अपन लोग घर से निकलते हैं, मुंह हाथ धो के निकलते हैं, अपन वापस जब घर जाएं तो अपन अपने चेहरे को सफ़ेद रुमाल से पोंछिए, काला कीट निकलेगा, बिल्कुल, है ना। तो अब जितना चेहरे पे आया है उसका कुछ हिस्सा मुंह में भी गया है। तो भगवान ने ये मशीन ऐसी गजब की बनाई है, ऐसी गजब की बनाई है कि इसका कोई मोल मतलब तोड़ ही नहीं है। इतनी सी जगह में इतना कॉम्पैक्ट ब्रेन भी है, हार्ट भी है, और उन्होंने ब्रेन को सबसे सॉलिड, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उसको सबसे सॉलिड केस में रखा है। दूसरा हार्ट और लंग्स हैं वो थोड़ा सा कम बोनी, थोड़ा कम बोनी केज है, सपोर्ट दिया है, सपोर्ट बस दिया है, और बाकी जो ऑर्गन्स कुछ ज़्यादा काम के नहीं है वो खुले में है। तो ये भगवान ने गजब की मशीन बनाई है। और ये सोचिए कि अब ये जो एक ये चीज़ प्रूफ हो चुकी है कि हाइजीन हाइपोथेसिस, जो बच्चे बहुत ज़्यादा इससे धूल से दूर रहे हैं वो एलर्जी को बहुत ज़्यादा प्रोन है। और एक गांव में भी एक बच्चा, झाड़ के नीचे भी हिंदुस्तान बड़ा हो रहा है, उनको कोई एलर्जी नहीं है। इम्यूनिटी जो है उसकी इम्यूनिटी, हाँ, ये हाइजीन हाइपोथेसिस करके हो गया कि जो बच्चा बहुत ज़्यादा हाइजीन में रहा है, बहुत एनवायरनमेंट को एक्सपोज नहीं हुआ है, ऑर्गेनिज्म को एक्सपोज नहीं हुआ है, तो उसका जो इम्यून सिस्टम जो है उसको हैंडल करने के लिए ट्यून्ड नहीं है। और जब उसके लिए उसका अटैक होता है तो उसको ओवर रिएक्ट करता है। अरे आप देखिए कोई गांव का बच्चा है, उसको कभी कोई एलर्जी की कोई शिकायत नहीं होती, और शहरों में देखिए कितना कॉमन है ये। हम लोग, मैं डॉक्टर साहब अमेरिका से आया इंडिया, तो पानी पी लिया हमने कहीं पर, तो मेरा पेट खराब हो गया। हाँ, और यहाँ जिंदगी भर बचपन में कुआं का पानी, हैंडपंप का पानी, तालाब का पानी, कहाँ नहीं पिया, पानी पिया, कहाँ नहीं पिया, कभी कुछ नहीं होता, कभी कुछ नहीं। हाँ, बिल्कुल। आप क्या सलाह देते हैं उन मदर्स को, मतलब उन नए जो पेरेंटिंग जिनको अभी शुरू होने वाली है, उनको क्या एडवाइस करना चाहते हैं, बच्चे को कैसे पालना चाहिए? बस मेन है कि उसको खुश रहना चाहिए। अपना एक सिंगल वो है जिसमें बच्चा खुश है, उसमें हम खुश हैं। नहीं, बच्चा अगर मिट्टी खा ले तो कोई बात नहीं है। नहीं, कोई बात नहीं। अभी जैसा मैंने आपसे बताया भाई, इतनी धूल जा रही है, मिट्टी उसको अपन रोकें, लेकिन वो जो स्टेज रहती है 3 से लेके 5 साल के बीच, फेज ऑफ नेगेटिविज्म कहलाती है। जिस चीज़ को उसको आप मना करोगे उस चीज़ को वो जान के और करेगा। वो सोचता हम बड़ा ऊंचा काम कर रहे हैं तो इसलिए उसका थोड़ा सा ध्यान रखें। अपन ये नहीं कि मिट्टी उसके मुंह में ही रख दें। अच्छा, एक चीज़ मैंने और देखी है आपके मतलब वे ऑफ जो बच्चों को आप जिस तरह देखते हैं, पहले तो आप बच्चों को हंसा देते हैं, रोते हुए बच्चे जो आते हैं। दूसरा मैंने देखा है कि बच्चों को आप दवाएं कम लिखते हैं और उनको नेचुरल खाने पर ज़्यादा फोर्स करते हैं कि तुम्हारे बेसन का ये खाओ, हलवा खाओ, वो खाओ, वो खाओ। ये अपन यही अपने लिए दुख की बात है। ये मतलब अपने लिए जनरल दुख की बात है कि अपन घर की रखी हुई चीज़ें भूल जाते हैं। और आजकल की दुनिया में पैकिंग का बड़ा महत्व, एकदम चमकदार कोई चीज़ होना चाहिए। अब जैसे हम कभी सत्तू की बात करते हैं कि सत्तू पंजीरी की बात करते हैं, तो माँ बाप हमारी तरफ ऐसा मुंडी उठा के बड़े मतलब विस्मय से देखते हैं कि हम पता नहीं किस ज़माने में लालटेन युग में जी रहे हैं। जबकि जो चीज़ें मतलब सो कॉल्ड बेबी फूड जो सुंदर से डब्बे में के अंदर मौजूद है, अगर आप उसका कॉम्पोजिशन पढ़िए, उसको पढ़िए, हर टिन पे लिखा रहता है, इट इज़ अ लॉ। कोई भी चीज़ आप खाने की चीज़ है, आप उसको ऐसे नहीं सेल आउट कर सकते। उस पर हर चीज़ पे लिखा हुआ है कॉम्पोजिशन। तो सबसे पहले आप उस कॉम्पोजिशन को पढ़िए कि उसमें ऐसी कौन सी बेजा चीज़ है जो हमारे घर में नहीं रखी। बस ये है कि वो पीपे में है और वो सुंदर से डब्बे में है। तो जो आदमी पैक करके फैक्ट्री चला रहा है, ट्रांसपोर्ट से आपको भेज रहा है, रिटेलर और होलसेलर को कमीशन दे रहा है और फिर प्रॉफिट बुक कर रहा है, तो कहाँ से पैसे ले रहा है? आपकी जेब में से पैसे ले रहा है। और दूसरा एडवाइस करते हैं कि घर में जो प्रोडक्ट नेचुरल जो फूड है, बिल्कुल, अगर आप किसी भी ताज़ी चीज़ को और किसी भी डिब्बा बंद चीज़ का अगर अपन वाकई फ़र्क महसूस करना चाहते हैं तो आप ताज़े रसगुल्ले खाइए और डब्बे में बंद रसगुल्ले खाइए। ये तो बड़ा स्वाद का फर्क है। हाँ, ताज़े टमाटर की चटनी खाइए, टमाटो सॉस खाइए और किसी भी चीज़ की शेल्फ लाइफ 3 महीने 4 महीने है
तो नेचुरली उसमें प्रिजर्वेटिव मिला हुआ है। जो खाना हम फ्रिज में रखते हैं और खराब नहीं होता है, वो खाना भी आपका कहना है कि खराब हो जाता है या नहीं? खराब हाँ, होता है? वो भी आप फ्रिज में भी अगर आप कोई चीज़ रखेंगे, कितनी लाइफ हो सकती है उसकी? फ्रिज वो अलग अलग मतलब उस पर डिपेंड करता है, अलग अलग चीज़ पे। अगर वो वेल कुक्ड है तो मतलब जैसे बाहर रखी हुई 12 घंटे में ख़राब हो जाएगी, तो उसमें 2-3 दिन चल जाएगी। आपने MBBS की पढ़ाई जबलपुर से की? जबलपुर से, जी हाँ, पूरा। कौन सी ईयर में किया आपने? हमने 76 में MBBS किया है। 76 में किया? 76 में इतने साल से प्रैक्टिस में है। आप MBBS कंप्लीट कर लिया था? हाँ, MBBS 76 में कंप्लीट किया, 80 में MD कर लिया। आपकी वाइफ कहाँ की रहने वाली है? वाइफ भोपाल की रहने भोपाल की। जब आपकी शादी कौन से साल में हुई थी? वाली। हमारी शादी हुई थी 82 में। 82 में? हाँ, 82 तो जब शादी होकर आई आपकी वाइफ तो बड़ा खुश हुई होंगी कि डॉक्टर से मेरी शादी हो रही है। वो भी ऐसी उसके भी माँ बाप ने ज़बरदस्ती डॉक्टर से करवा दी थी, वो भी डॉक्टर से नहीं चाहती थी करना। अच्छा, उनको डॉक्टर से ही शादी नहीं करनी नहीं करना चाहती थी? एक थी। ऐसा पति चाहिए था जो कि शाम को 5-6 बजे घर चला 10 से 5 वाला चाहिए था सिनेमा उसको। दिखलाए 10 से 5 वाला ही चाहिए 10 से था। 5 वाला चाहिए था। आपका कहना है कि आपकी पत्नी को शिकायत है इस बात की कि आप डॉक्टर इतने सक्सेसफुल जो हैं? अब तो समझौता हो ही गया, अब तो बेचारी मरता क्या ना करता, तो समझौता हो ही गया। किस तभी आप समझौता ही समझौता ही। आप घर जाते हैं तो वाइफ आपका वेलकम करती है, पकौड़े वकौड़े बना अरे वो जमाना चला गया वो अब नहीं है। वो तो हमने पहले दिन ही उसको समझा दिया था कि देखो, जैसे अपने घरों में तब उस टाइम पे रिवाज था कि पहले हस्बैंड खा ले फिर पत्नी खाए। तो हमने और हमारी माँ ने, हमारे मतलब हमारी माता जी ने भी उसको बता दिया था कि ये तो उसके आने जाने का कोई ठिकाना नहीं है, तुम अपने टाइम से खा लिया करो। आपने मेडिकल प्रोफेशन क्यों चुना था? वैसे पूछ रहा हूँ, मतलब बहुत सारे लोग तो जो आजकल चुनते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में डोनेशन देकर पढ़ते हैं और लूटपाट करने के लिए डॉक्टर बनते हैं। आपका क्या मन में क्या था आपके? नहीं, तब ऐसा तो हमारा कुछ ऐसा विशेष तो नहीं था। हमारे चाचा जी डॉक्टर थे। हाँ, बताया आपने। हाँ, तो वो चाचा जी डॉक्टर थे। एक तो वो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन था, और मोहल्ले में हमारे सब यार दोस्त, तब तो ऐसा कोई पीयर प्रेशर था नहीं। उन्होंने कहा यार तुम डॉक्टर बन जाओ हमने चलो ठीक है डॉक्टर बन जाते। तब ऐसा कुछ नहीं पता था। पर डॉक्टर तो शुरू से, डॉक्टर को हम लोग तो भगवान मानते हैं। नहीं, अब वो भगवान नहीं, भगवान एक ही है भी। तो आपका दिन भर का रूटीन क्या रहता है? दिन भर का रूटीन बस यही है, सवेरे उठे, थोड़ा बहुत वॉकआउट किया, फिर योग किया, फिर नहाए धोए, फिर पत्नी ने कुछ खिलाया तो फिर इधर आ गए, फिर अपना काम किया। फिल्म वगैरह जाते हैं कभी देखने आप? हाँ, फिल्म अब बंद कर दिया है। कब से? वही 5-1 साल से सब बंद है। तो आपकी पत्नी फिल्म देखी नहीं होगी 5 साल से, या जाती नहीं? नहीं, वो भी नहीं जाते। और फिर अब कुछ फिल्म में कुछ बनना ही बंद हो गया, और वो क्वालिटी भी ख़त्म हो गई जो मतलब अपने ज़माने में थी। एक आपका वीडियो किसी ने, वैसी शादी में कोई वीडियो, पता नहीं किसी फंक्शन का वीडियो था, बड़ा वायरल हो गया था वो, और मैंने तो उसको न्यूज़ चैनल में भी दिखला दिया था वो कोई गाना था, उस पर आप बड़ा मस्त होकर डांस कर रहे थे। कौन सा गाना था? थोड़ा दोबारा गुनगुना देंगे आप? अरे देखिए गुनगुना कर क्या है। वही वक्त का गाना था। वो मेरी जहर जो भी तुझे मालूम नहीं कि तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान। मतलब रोमांटिक तो आप थे ना? रोमांस तो खैर सभी है, वो तो एक ह्यूमन नेचर है रोमांस का, वो तो पहलू है। अब ये डॉक्टर में बन गए तो अब यहाँ पे आके हम बहुत ज़्यादा मुस्कुरा नहीं सकते, हंस नहीं सकते। ऐसा क्यों? एक गलत इंप्रेशन जाता है कि हमारे बच्चे की तबीयत खराब है और ये हंस रहे हैं। अच्छा, वो एक गलत मैसेज टाइप का जाता है। हम उससे कोई सवाल पूछते हैं, वो हमसे कोई सवाल पूछता है, तो वो एक पवित्रता है, लेकिन एक बहुत जम से खिलखिला के नहीं हंस सकते, क्योंकि उसमें एक गलत सा मैसेज जाता है कि हमारे बच्चों की तबीयत खराब है और ये हंस रहे हैं। तो वो थोड़ा सा इसलिए थोड़ा सा एक, तो वो हंसी घर में तो रहती है ना? अरे घर में तो उठा के अपनी महफिल में रहती है। जो नए लोग माँ बाप बनने जा रहे हैं, मम्मी पापा बनने जा रहे हैं, उनके लिए कोई संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, मातृत्व जो है एक वरदान है, और पितृत्व जो है वो दिव्य कर्तव्य का एहसास है। ये मतलब हर एक, ईश्वर ने हमको ये मौका दिया है कि हम पिता बने, और माँ को मौका दिया है कि वो माँ बने, और एक मास्टरपीस उसने हमको दिया है जिसमें उसने हमको रंग भरने दिया है। अब उसमें हमको ऐसे रंग भरना है कि वो ऐसा नागरिक बन सके कि वो सारे समाज की सेवा कर सके, समाज में अपना स्थान बना सके, और वो सब अच्छे से जी सके। आजकल लोग शादी बहुत देर से कर रहे हैं, तो महिलाओं के लिए सबसे उचित वक्त कब रहता है जब शादी करनी चाहिए और उसको बच्चे उसको होने चाहिए? 30 साल के से पहले, मतलब एक्चुअली ये बड़ा पर्सनल नहीं, मतलब हो गया है। फिजिकल, मतलब कि एक जनरल, अगर बायोलॉजिकल पूछ रहा हूँ आपसे। बायोलॉजिकल अगर आप पूछ रहे हैं तो मतलब 23 साल से लेके 30 साल तक के बीच में जो कुछ भी है,
जो भी जितने भी नंबर ऑफ इश्यूज आप प्लान करना चाहते हैं, जितने भी बच्चे आप चाहते हैं, उनको आपको अपन को 23 प्लान साल से 30 साल के बीच में 6-7 ही हो सकते हैं। साथ नहीं 2-3 भी हो सकते हैं, एक भी रह सकता है, मैक्सिमम लिमिट तक ले गया। लेकिन वो तो मतलब वो पेरेंट्स खुद को डिसाइड करने की वो इशू है, वो इशू तो पेरेंट्स को डिसाइड आपका करना। एक ही बेबी है, एक तो आपने ये प्लान किया था आपने? हाँ, प्लान एक्चुअली तब हमने अपना कैरियर स्टार्ट ही किया था, तो हमको लगा कि अब एक के बाद में अगर हम दूसरा करेंगे तो तब फाइनेंशियली उतने साउंड नहीं थे। कोई फर्क पड़ता है क्या एक या 2 या 3 से, या जनरली कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसको अगर बिगड़ना है तो एक भी बिगड़ेगा, जिसको नहीं बिगड़ना वो 4 भी नहीं आप बिगड़ेंगे। क्या सजेस्ट करते हैं लोगों को, कितने बच्चे होने चाहिए? 2 तो होने चाहिए। लेकिन भाई भाई में नहीं बनती है, और जो रिश्तेदार होते हैं अपने परिवार में, उनके बीच में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। आपके रिश्ते तो दुनिया में किसी से भी बन सकते हैं, हम और आप बहुत अच्छे दोस्त भाई की तरह हैं। जब मैं आपको फ़ोन करता हूँ फ़ोन उठाते हैं, जब आप मुझे फ़ोन करते हैं, मैं मतलब हम लोग को कोई भी ज़रूरत पड़े तो क्या मतलब ऐसे फिर भी क्या वो कॉम्बिनेशन ठीक रहता है 2 का? हाँ, 2 रहना चाहिए, 2 रहना चाहिए, 3 भी रहना चाहिए। मतलब ये 3 तो मतलब पॉपुलेशन कंट्रोल करने के नाम पर कम हुआ था। हाँ, लेकिन 2 होने चाहिए। एक तो सुने कम से कम, अगर एक ना सुने तो नहीं, ऐसा कहाँ होता है। नहीं सुनने वाले तो 100 थे, वो नहीं सुने, 100 नहीं सुने। नहीं तो भी 100 नहीं सुने। उसमें एक्चुअली क्या रहता है, जैसे वो अकेला जो रहता है ना, वो अपने मन की, ये तो जो डिफरेंसेस आते हैं, ये तो फिर पता नहीं हमको बोलना चाहिए आपसे कि नहीं बोलना चाहिए, ये मैरिज के बाद आते हैं। हमारी मैरिज हो गई, दूसरे वाले की मैरिज हो गई, तो फिर जो पत्नियां आती हैं वो थोड़ा सा खुचड़ करती हैं। भाई भाई ऐसा में क्यों होता है? महिलाओं को मैंने देखा है, मेरा भी अपना ऑब्जर्वेशन कि महिला को नहीं स्वीकार कर पाती है। पुरुष को जीवन, 2 भाई तो अगर शादी नहीं हुई हो वास्तव में, वो बहुत शानदार दोस्त होते वो हैं। शानदार दोस्त होते हैं। तो क्या होता है, उसकी क्या वजह होती है? मतलब दोनों की साइकोलॉजी में एज मतलब मेडिकल प्रोफेशनल के रूप में आप क्या कहेंगे? नहीं, ये एक स्त्री पुरुष के दिमाग में क्या अंतर होता है? नहीं, एक तो बेसिक जो क्वालिटी रहती है, अभी पता नहीं हमको ये बोलना नहीं, चाहिए कि नहीं बोलना बोलने चाहिए, हाँ, लोग क्योंकि ईर्ष्या जो है एक नारी का एक परम गुण है। क्यों है वो? अब ये ईश्वर नहीं बनाया है उसको, ईर्ष्या। ईर्ष्या। और नारी ही नारी की दुश्मन है, ये बड़े बड़े साधु महात्माओं का कथन है। नारी ही नारी की दुश्मन है। तो क्यों है? मतलब उसे मतलब उसके बॉडी में ऐसा कौन सा सेल होगा या नहीं, ऐसा कोई डिफाइंड नहीं है। ऐसा मतलब आप मतलब ऐसा मेडिकल साइंस से अगर आप पूछ रहे हैं तो ऐसा कुछ डिफाइंड नहीं है कि इस वजह से है वो एक, लेकिन एक नेचुरल कैरेक्टर है। अब जैसे इसमें शादियों में ही जाते हैं और सब सजे धजे रहते हैं, लेकिन महिला एक दूसरी महिला को बड़े ध्यान से देखती है, और हमने कौन सा शर्ट पैंट पहना ये हमारा जिगरी दोस्त भी नहीं देखता है कि तुमने क्या, हम खुद ही नहीं देखते। ये मतलब बेसिक गुण का डिफरेंस है। हाँ, बेसिक एक और नेचुरल। महिला अपने पति को लेकर बहुत पॉजिटिव भी होती है, उसका भी कोई साइकोलॉजिकल वजह है या शक की भी हो जाती है कई बार किसी पॉइंट पर जाकर, कोई वजह होती है, बहुत एज के बाद तक होता चलता रहता है ये। तो ये सब कोई मतलब मेडिकल साइंस में कहीं डिफाइंड है, ये मन का विज्ञान कहीं है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। मतलब इसलिए कहते हैं कि अच्छी शादी अगर हो गई और महिला अगर ईर्ष्यालु नहीं हो, ऐसा आपका कहना है? हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मतलब वो तो ऐसा है कि जैसे भाई 2 लोग हैं, वो तो मैरिज जो है अपने हिंदू समाज में एक इंस्टीट्यूशन है। कितने ही डिफरेंसेस हों, लेकिन अपन साथ ही रहते हैं। इसके लिए हम भी अपनी वाइफ के भी कहेंगे, मतलब हमने उस पर अगर रेट्रोस्पेक्ट में देखा जाए तो बहुत मतलब हमने कुछ जैसा ये अच्छा है कि बुरा है? नहीं, ये बुरा है। अगर नहीं बन रही है तो साथ निभाना बुरा है? नहीं, अगर नहीं बन रही है तो भी साथ, देखिए किसी भी एक पॉइंट पे तो आप किसी भी, अगर आपको अलग होना है तो उसके लिए कोई वजह नहीं है। आज जो मतलब बहुत डाइवोर्स रेट अपने उसमें बहुत ज़्यादा हो गया है, अगर आप अपन उसकी तह तक जाएं तो वो एक बहुत ही माइनर कारण रहता है जिस चीज़ को लेकर के वो इतने बड़ा ईगो बन जाता है और वो अलग अलग हो जाते हैं। अदरवाइज़ हमको तो ऐसा लगता है कि मतलब हमारी और हमारी वाइफ में या हमारे पति, जो हमने अपने बहुत ही क्लोज घर में देखा है, हमारे जिगरी यार जो हैं, हम लोग बहुत लड़े हैं अपनी पत्नियों से, लेकिन सब साथ में, सब ग्लैड है। साथ में रहना एक मतलब कंपल्सन है कि 4 लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, घर परिवार क्या कहेगा। मगर मैं आपसे बहुत पर्सनल लेवल पे पूछ रहा हूँ, पर्सनल क्या है तो मतलब इंटरव्यू में ही पूछ रहा हूँ कि अगर एक स्त्री पुरुष में शादी के बाद नहीं बने तो क्या करना चाहिए? नहीं, उनको समझौता करना चाहिए। किस तरह से?
जो भी डिफरेंसेस हैं उनको सॉर्ट आउट करो। लेकिन जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं हाँ। वहाँ पर लोग कहते हैं कि अलग हो जाना चाहिए। एक आदमी अपनी ज़िंदगी में 3-4 बार शादी करता है नहीं, तो नहीं। वो चीट नहीं करते रिश्तों में। वो कहते हैं नहीं बन रही है तो नहीं निभाएंगे उसको। नहीं, देखिए ये चीटिंग नहीं है, मतलब ये हमारा पर्सपेक्टिव है, ये चीटिंग नहीं है। हाँ। कोई भी मनुष्य कंप्लीट नहीं है, सब में कुछ ना कुछ खामी है। अब उस खामी को अगर आप बढ़ाओगे, उसको उजागर करोगे और उसको बहुत किसी माउंटेन आउट ऑफ मोल हिल बनाओगे, तो फिर तो आपको कोई वो इशू नहीं है। लेकिन अगर किसी भी चीज़ को अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ में रखोगे तो कोई इशू नहीं है कि मतलब आपको डाइवोर्स देना तो पड़े। कॉम्प्रोमाइज़ दोनों साइड से होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। इस हाथ दे उस हाथ ले, प्यार का है ये दस्तूर। क्या बात है, क्या बात है। डॉक्टर अगर बच्चों का डॉक्टर नहीं बनते ना तो आप महज काउंसलर आप लोगों को। नहीं, काउंसलर तो खैर नहीं है, मतलब काउंसलर क्या, ये भी मतलब वही है। डॉक्टर साहब के साथ बातचीत बहुत अच्छी रही, बहुत रोचक, बहुत दिलचस्प बातचीत हुई और मैं ऐसे सितारों को ढूंढकर आपके पास लाता रहूँगा जिनका मोल हमारे और आपके लिए बहुत है। आसमान के सितारों की कहानी तो दुनिया सुनाती है, संजय सिन्हा आपको सुनाते हैं उन सितारों की कहानी जो हमारे और आपके बीच में है, पर वो खुद ही अपनी चमक को छुपाए रखते हैं, दुनिया के सामने नहीं आते। डॉक्टर साहब बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत सारी बातें सोच कर आया था करूँगा, बहुत सारी बातें अधूरी रह गई हैं, पर एक किस्त में दोबारा फिर आपसे मिलने आऊँगा, इंटरव्यू करूँगा। तब तक के लिए आपसे नमस्कार करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। आपको काफ़ी देर हो रही है और मतलब वो मिसेज मेहता जो है सब वेट कर रही होंगी, सोच रही है आज क्या कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो इस मामले में बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर है। चलिए डॉक्टर साहब बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत थैंक यू।